एक बार पुनः मिस्टर आरपी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम नियमित रूप से कक्षा 10 क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा निर्धारित पाठ 13 चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज हम अगले हेडिंग टॉपिक के रूप में आपके सामने जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जो हमारे विषय वस्तु पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। राज्यसभा संसद के 2 सदनों के अंतर्गत अब अगला दूसरा सदन है राज्यसभा। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है और वही व्यवस्थापिका भी होती है। तो इस प्रकार लोकसभा के बारे में हम आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब उसी क्रम में दूसरे सदन के रूप में, संसद के पार्लियामेंट के दूसरे सदन के रूप में अब आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है? ये भी संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है। भारतीय संसद के दूसरे सदन का नाम क्या है? राज्यसभा। इसे संसद का उच्च सदन भी कहते हैं। उच्च सदन, जैसा कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, उसका विघटन नहीं होता। जबकि लोकसभा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, गठित की जाती है और फिर 5 साल बाद भंग होकर नई लोकसभा की प्रक्रिया शुरू होती है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन होने के नाते यह कभी भंग नहीं होती और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। इसके अंतर्गत जो सदस्य चुनकर आते हैं वो 2/3 सदस्य जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद बाहर होते जाते हैं और नए सदस्य आते जाते हैं। तो इस प्रकार अब यह बात आती है, प्रश्न आता है कि राज्यसभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो कुछ सामान्य योग्यताएं निश्चित की गई हैं राज्यसभा सदस्य हेतु भी। भारत का नागरिक हो, स्वाभाविक है। उसकी उम्र आयु जो है 30 वर्ष हो चुकी हो या उससे अधिक, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति नागरिक 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है या हो चुकी होती है, वह राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा की प्रक्रिया पूरी होती है और इस प्रकार से राज्यसभा की हमारे सदन के अंदर भारतीय व्यवस्था के अनुसार, संविधान के अनुसार राज्यसभा के अंदर कुल 250 सदस्य संख्या निश्चित की गई है। अधिकतम संख्या 250, जिसमें 12 सदस्य, देखें, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी 238 का प्रक्रिया के आधार पर निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है और 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा व्यवस्थापिका की अनुशंसा पर ही मनोनीत किए जाते हैं। जो विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, विद्वत जन होते हैं, कला कौशल, साहित्य, वैज्ञानिक और कानून के जानकार जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक मनोनयन प्रक्रिया के रूप में की जाती है। तो इस प्रकार से राज्यसभा का जो गठन होता है वो इस ढंग से संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता है। राज्यसभा सदस्य हेतु ये अभी कुछ सामान्य जानकारियां बताई गई जिनकी यह पात्रता होती है
या इतनी योग्यता रखने वाला जो व्यक्ति है वो राज्यसभा का उम्मीदवार हो सकता है। तो इस प्रकार से अब आगे के क्रम में जानना आवश्यक है कि राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति जो है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो राज्यसभा के सदन की कार्यवाही करता है, अध्यक्षता करता है, बैठकें आयोजित करता है। और एक होता है उपसभापति। तो उपसभापति का काम है, यदि सभापति यानी उपराष्ट्रपति यदि अवकाश में हैं या देश से बाहर हैं या स्वस्थ हैं या किसी कारण से सदन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी जगह उपसभापति जो है कार्यभार संभालते हैं और सदन की कार्यवाही और अध्यक्षता करते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था बनाई गई है। सभापति का कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन की कार्य का संचालन करना, और यदि सभापति अनुपस्थित हैं किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में उपसभापति जो हैं सभापति की तरह ही सदन के अंदर अपना कार्य संचालन करते हैं। अब आगे देखें राज्यसभा के अंदर ही राज्यसभा की शक्तियां। जिस प्रकार अपन लोकसभा की शक्तियां पढ़े थे, जाने थे, समझे, उसी प्रकार राज्यसभा की भी शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निश्चित की गई हैं, जिसका कि हमको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए। तो राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर, वित्तीय मामलों संबंधी कार्यों को छोड़कर लोकसभा के समान ही राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसी व्यवस्था संविधान के अनुकूल की गई है। तो इनमें देखें विधायी शक्ति, विधायी यानी कानून से संबंधित जो पावर है और जो भी व्यवस्था है, तो विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। राज्यसभा को भी लोकसभा की भांति विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। यदि देश के अंदर आवश्यक कानून आदि संविधान संशोधन या किसी विषय के अंदर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। और यदि वह एक सदन में पारित हो जाता है, यदि मान लीजिए लोकसभा में राज्यसभा में अटक गया, स्वीकृति नहीं हो पाई, तो वो विधेयक बिल नहीं बन पाएगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। अर्थात दोनों सदनों के सदस्यों का 2/3 बहुमत से समर्थन मिलना आवश्यक है, स्वीकृति होनी आवश्यक है, तभी कोई भी विधेयक जो बिल है वो कानून का रूप ले सकता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा को महत्वपूर्ण विधायी शक्ति का जो अधिकार है वो प्राप्त है। आगे देखें वित्तीय शक्तियां यानी धन संबंधी कार्य जो हैं, तो कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें विद्यार्थी, केवल वित्त विधेयक, धन संबंधी कोई भी कानून है या निर्धारण है, तो लोकसभा इसके लिए सर्वोपरि है, राज्यसभा मात्र औपचारिक रह जाती है। तो इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां नहीं के बराबर हैं, अर्थात लोकसभा से ही वित्त विधेयक आदि जो हैं पारित हो जाते हैं। कोई भी धन विधेयक लोकसभा के उपरांत राज्यसभा में केवल विचार विमर्श के लिए जाता है, माने एक औपचारिकता स्वरूप भेजा जाता है और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उस विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। अर्थात वित्त विधेयक संबंधित कोई भी नियम कानून जो है लागू हो पाता है जब राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए वित्त विधेयक को 14 दिन के अंदर पारित कर स्वीकृति दे दी जाती है, और इस प्रकार से वित्त विधेयक एक कानून अधिनियम
पास होने के बाद लागू कर दिया जाता है। अब आगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण राज्यसभा का भी होता है, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर कोई भी सब्जेक्ट या विषय के अंदर कोई भी विधेयक पारित होने की स्थिति जब आती है तो उस समय राज्यसभा कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल या सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पहलुओं पर अपना विचार विमर्श सुझाव राज्यसभा को भी देने का ये अधिकार शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों के समान ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव में सहभागिता होने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि महाभियोग जैसी स्थिति लाने की बात आती है तो उस समय भी राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। अकेले लोकसभा कुछ नहीं कर सकती, राज्यसभा की भी सहमति होनी आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा यदि घोषित आपातकाल की पुष्टि करना है तो राज्यसभा द्वारा 1 माह के भीतर ऐसा करना अनिवार्य होगा, यानी राज्यसभा की भी अनुमति होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से राज्यसभा की भी कार्य एवं शक्तियां यदि देखें तो कुछ मामलों को यदि छोड़ दें तो अधिकांश सदन के अंदर जो शक्ति लोकसभा को प्राप्त है वही शक्ति जो है राज्यसभा को भी प्राप्त है। यानी लोकसभा के अंदर तो स्वाभाविक है कोई भी विधेयक पारित ही हो जाता है। क्यों? यह एक रोचक बात आ रही है, यहाँ प्रश्नात्मक बात में भी समझ सकते हैं विद्यार्थी, क्योंकि लोकसभा में बहुमत होता ही होता है। क्यों? क्योंकि सरकार लोकसभा से ही सुनकर आती है, बहुमत पहले से होता है। समस्या राज्यसभा के अंदर आती है, इसलिए राज्यसभा की भी शक्ति का प्रयोग संसद के अंदर लोकसभा की भांति ही प्रयोग में लाई जाती हैं। अर्थात हमें इस प्रकार से यह जानकारी जानना है, समझना है, ताकि हम संसद के अंदर दोनों सदनों की वास्तविकता सही ढंग से जान सकें। आगे राज्यसभा की 2 विशेष अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं है, राज्यसभा को है। तो ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं? राज्यसभा 1/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में उस समय जब राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है विशेष महत्व रखती है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्य के प्रस्तावित कोई भी यदि कार्य हैं या प्रस्ताव हैं उन्हें पारित कर सकती है। तो राज्यसभा की भी महत्वपूर्ण अहम भूमिका जो है इस व्यवस्था के अंदर आती है। इसीलिए संसद के अंदर जो ये 2 सदन हैं, दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार संचालन के रूप में। अब आगे इसी अध्ययन के क्रम में जान लेते हैं किस प्रकार से विधि या कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, यानी विधि या कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो इस साइड दिखाया गया है प्रक्रिया को, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये 3 प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं होती हैं और इस व्यवस्था के तहत ही सरकार जो है कानून पारित करा पाती है। तो बात आती है संविधान के अंदर विधेयक पारित होने की प्रक्रिया, सरकार के अधीनस्थ किस प्रकार से विधेयक पारित किया जाता है, उसका सिस्टम क्या है। तो इस प्रकार से विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। जैसा कि अभी कुछ बातें पहले आई भी,
तो साधारण विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। और विधेयक अधिनियम पारित या स्वीकृति होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून बन जाता है। पर वित्त विधेयक केवल, ध्यान रखें, वित्त विधेयक यानी धन संबंधी कोई नियम कानून आदि है तो उस विधेयक बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और औपचारिक रूप से राज्यसभा की स्वीकृति ले ली जाती है। तो कुल मिला के जो साधारण विधेयक हैं और उसके अंदर सरकार के, संघ सरकार, केंद्र सरकार के अंदर जो पावर है, शक्ति है कानून निर्माण की, उसकी प्रक्रिया को आगे बतलाया गया है। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये 3 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो प्रथम वाचन के अंतर्गत विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी संसद का कोई भी सदस्य 1 माह की पूर्व सूचना के साथ लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। प्रथम वाचन के समय केवल संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा केवल उसका वाचन सदन के अंदर उसका वाचन किया जाता है, यानी पढ़कर सुनाया जाता है कि सरकार किस विषय क्षेत्र के अंदर कोई भी कानून लाना चाहती है। तो यह प्रक्रिया जो है प्रथम वाचन की कहलाती है। अब आगे द्वितीय वाचन में, द्वितीय वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन के शुरू होने के पूर्व विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों को वितरित की जाती हैं। लिखित रूप से जो ब्यौरा उसमें होता है, जो भी सरकार किसी विषय क्षेत्र के अंदर जो भी कानून बना रही है तो उसकी प्रतियां सभी सदस्यों को दी जाती हैं। इस स्तर पर विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से जानने का अवसर तो नहीं होता, पर उसकी मूल अवधारणा, विधेयक की मूल अवधारणा समझ में आ जाती है। और इसके बाद कोई भी संशोधन प्रक्रिया की यदि आवश्यकता पड़ती है तो जो संसद के अंतर्गत जो सदन की प्रवर समिति है उसके पास भेजा जाता है। समिति गहन विचार विमर्श करने के बाद छोटी छोटी समितियों में विभाजित कर दी जाती है और समिति के सदस्य विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद को, प्रत्येक सिस्टम को और उसमें लिखी हुई जो बातें हैं उसको पढ़कर गहन विचार विमर्श करके संशोधन प्रक्रिया के लिए भी एकजुट होने को कहा जाता है। सदस्यों को संशोधन प्रक्रिया के साथ विचार विमर्श जब होगा तो अपना प्रस्ताव या अपना विचार रखने की अनुमति दी जाती है। संशोधन प्रक्रिया के अंदर या किसी सुधार प्रक्रिया के अंदर सदस्यों के, माननीय सदस्यों के अध्यक्ष की मौजूदगी में ऐसे संशोधन प्रस्ताव जो हैं लिए जाते हैं। इसके लिए बाकायदे प्रश्नकाल की स्थिति निश्चित की जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं विधेयक से जुड़ी हुई बातों के अंतर्गत और उसका जवाब संबंधित विभागीय मंत्री को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से द्वितीय वाचन में विचार विमर्श, वाद विवाद आदि जैसी स्थिति संपन्न होने के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो मतदान भी होता है कि कितने सदन के कितने सदस्य बिल के यानी विधेयक के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। तो मान लीजिए लोकसभा के अंदर ये व्यवस्था चल रही है तो उसका बाकायदे मतदान कराया जाता है और मतदान उपरांत तुरंत उसका परिणाम आ जाता है और यह पता चल जाता है कि विधेयक के पक्ष में कितने लोग हैं और कितने विपक्ष में हैं। यदि विधेयक के पक्ष में बहुमत आ जाता है तो यह मान लिया जाता है, यह निश्चिंत हो जाता है काम कि इस सदन से, यदि लोकसभा है तो लोकसभा में विधेयक पारित हो गया
और आगे की प्रक्रिया में राज्यसभा के अंदर भेजा जाता है, वहां भी यही प्रक्रिया होती है सेम। और राज्यसभा से भी यदि पारित हो गया, 2/3 बहुमत सदस्यों ने अपना समर्थन दे दिया उस विधेयक को, तो राज्यसभा से भी वह पारित हो गया और इस प्रकार से वह विधेयक जो है आगे की प्रक्रिया में चला जाता है। तो इस प्रकार से द्वितीय वाचन में ये सब बातें और प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अब आगे तृतीय वाचन, जो कि औपचारिक है। प्रतिवेदन स्तर के उपरांत विधेयक पारित होने की अवस्था में तृतीय वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, तृतीय वाचन कहलाता है। इस स्तर में प्रत्येक धारा पर विचार विमर्श न होकर मूल भावना पर विचार होता है, इसे ही तृतीय वाचन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद यदि किसी को ऐसा लगता है कि कुछ बात छूट गई है, तो तृतीय वाचन में कोई गुंजाइश नहीं है कि अब उसमें संशोधन करके कुछ बात बढ़ाई जाए या घटाई जाए। मात्र एक अंतिम निर्णय के रूप में ही तृतीय वाचन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से सदन के अध्यक्ष या सभापति के हस्ताक्षर के बाद जो है प्रमाणित हो जाता है दोनों सदनों से कि यह विधेयक जो है पारित हो गया। और इस प्रकार से तृतीय वाचन की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद जो है विधेयक एक सदन से दूसरे सदन के अंतर्गत जो भी नियम शर्तें संवैधानिक व्यवस्था नियम पालन करते हुए यह व्यवस्था पूर्ण हो जाती है और इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की बारी आती है। ठीक है, जब दोनों सदनों के अंतर्गत विधेयक पारित हो गया, स्वीकार हो गया, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत वह विधेयक कानून या विधि बन जाता है और सरकार उसे पूरे देश में लागू कर देती है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो है चलती है। इसे ही संविधान निर्माण के अंतर्गत यानी संविधान के नियमानुसार वैधानिक रूप से विधि या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये पूरी संपन्न हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आपको आज इन विषय हेडिंग टॉपिक के अंतर्गत यह विषय वस्तु आज रखी गई, समझाई गई, बताई गई, किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे देश के संविधान के अनुरूप यह व्यवस्था की गई है। इसी को हमें क्रमशः जानना और समझना है और जानकारी को अधिक से अधिक ध्यान देना है। अब धन विधेयक जो है वो लोकसभा के अधीन है, लोकसभा के अंतर्गत ही इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो विद्यार्थियों, अब आगे जब हम अपने क्लासेज वीडियो के अंतर्गत जब अगले क्लास लेंगे, अगला पीरियड लेंगे, तो हम आगे अब सरकार के अंगों के अंतर्गत कार्यपालिका, सरकार के अंतर्गत ही जो दूसरा अंग है, भाग है, कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, जानेंगे और